नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद्र और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्पलीफायर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की, जो है डंपिंग फैक्टर। एम्पलीफायर में आपने डंपिंग फैक्टर शब्द को जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डिटेल जानकारी है और बहुत सारे लोगों को इसमें खास जानकारी नहीं है। खासकर वो लोग जानते हैं जो लोग एम्पलीफायर बनाते हैं, यानी एम्पलीफायर का जो मैन्युफैक्चरर है, जो एम्पलीफायर की रिपेयरिंग करते हैं या फिर जो एम्पलीफायर को सेल करते हैं, उनको इसकी अच्छी खासी जानकारी होती है कि इसका मतलब क्या होता है एम्पलीफायर में, ये स्पीकर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों को जानना चाहिए उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वो है एम्पलीफायर के यूजर। जो लोग एम्पलीफायर को खरीद के ले जाते हैं, अपने साउंड सेटअप में लगाते हैं, उनको इसकी खास जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि उन सभी लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच पाए, जिससे वो एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर को समझ सकें और अच्छे से जान सकें कि एक्चुअल में वास्तव में ये एम्पलीफायर में जो डंपिंग फैक्टर होता है ये क्या काम करता है। एक एम्पलीफायर में कितना डंपिंग फैक्टर होना अच्छा माना जाता है और कहाँ पर डंपिंग फैक्टर काम करता है, कहाँ पर काम नहीं करता है, और एक एम्पलीफायर में कितना ज़्यादा डंपिंग फैक्टर होना अच्छा होगा। ये सारी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले और डंपिंग फैक्टर को समझाने से पहले आप तक एक सूचना पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। सूचना ये है कि अगर आपसे कोई कहे डंपिंग फैक्टर को समझना एक शब्द से या फिर एक परिभाषा से समझना आसान है, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डंपिंग फैक्टर स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच की बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण समझने पड़ेंगे और साथ ही आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच में जो डंपिंग फैक्टर काम करता है वो कैसे काम करता है। क्योंकि मैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर लेके आया हूँ और वो सारे उदाहरण लेके आया हूँ और वो सारे एक्सपेरिमेंट भी लेके आया हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि डंपिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। आप ऑल डीएस सपोर्ट की इस वीडियो पर आए हैं तो आप यहाँ से पूरा सीख कर जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा संयम रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं आपसे बार बार यही कहूँगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि डंपिंग फैक्टर कोई एक शब्द मात्र नहीं है, ये साउंड सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इसी से आपका साउंड अच्छा बन सकता है अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं। अगर इसी पर आप गलती करते तो आपका साउंड सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि जब आप एक एम्पलीफायर यूज करते हैं तब तो डंपिंग फैक्टर कैसा भी हो ज़्यादा वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप जब एक से अधिक एम्पलीफायर यूज करते हैं, अलग अलग कंपनी के एम्पलीफायर यूज करते हैं, तब डंपिंग फैक्टर का क्या काम होता है वो भी आपको यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, डंपिंग फैक्टर ऐसे आप नहीं समझ सकते डायरेक्टली। अगर आपसे बताऊं, उसके लिए आपको सबसे पहले स्पीकर की बनावट और स्पीकर की कार्यप्रणाली को समझना होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि जो एक स्पीकर होता है वो एक बास्केट यानी एक चेसी पर बना होता है और उसके निचले सिरे पर टॉप और बॉटम प्लेट लगी होती है। उसी के बीच में एक NS ध्रुव का मैग्नेट लगा होता है, जिसके बीच में एक कॉइल लगी होती है और उसी कॉइल को एक जीरो पोजीशन में करके एक स्पाइडर के माध्यम से ऐसा सेट किया जाता है कि कॉइल नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। जब कोई सिग्नल ना मिले तो कॉइल जीरो पर आ जाए, जैसे सिग्नल मिले तो ऊपर भी उठ सकती है और नीचे भी उठ सकती है। और उसी कॉइल से जोड़ा हुआ एक कोन लगा होता है, जिसे स्पीकर का पर्दा या फिर कोन कहते हैं। और एक रिंग के माध्यम से, वूफर रिंग के माध्यम से उस कोन को पूरी चेसी से चिपका दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्पीकर बना होता है। अब यहाँ पर जब एम्पलीफायर से स्पीकर को सिग्नल दिया जाता है, तो जिस प्रकार सिग्नल की गहराई होगी और जिस तरह सिग्नल उठा होगा, उसी हिसाब से जब सिग्नल उठा होगा तो स्पीकर की कोन ऊपर की तरफ जाती है, और जब सिग्नल डाउन पड़ता है तो स्पीकर की कोन नीचे की तरफ आती है। और जब सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलता तो फिर से स्पीकर का जो पर्दा यानी ये कोन होता है फिर जीरो पर आ जाता है। ऊपर सिग्नल मिलने पर ऊपर उठा, सिग्नल ख़त्म हुआ फिर जीरो पर आया। अगर सिग्नल नीचे की तरफ खींच रहा है तो स्पीकर नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे करके ऐसे चलता है। अभी आपने स्पीकर की बनावट और स्पीकर की कार्यप्रणाली को समझा। अब एक छोटी सी परिभाषा समझते हैं डंपिंग फैक्टर की और उसके बाद आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि डंपिंग फैक्टर एम्पलीफायर का वह गुण होता है जिसके माध्यम से स्पीकर की कोन की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि सिग्नल आने पर कितना ऊपर कोन को उठना है और कितना नीचे जाना है, ये डिसाइड करता है डंपिंग फैक्टर।
अब यहाँ पर कई सारे लोग यह कह सकते हैं कि जब एम्पलीफायर सिग्नल के हिसाब से स्पीकर की मूवमेंट को ऊपर नीचे कर सकता है तो फिर डंपिंग फैक्टर की क्या ज़रूरत होती है। तो उसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने बना के रखा हुआ है, जो कि है न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट थे, यानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिनमें सबसे पहला नियम था जड़त्व का नियम। यहाँ इस नियम को आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ और एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई वस्तु किसी दिशा में या फिर किसी गति से चाल कर रही है या गति कर रही है, चल रही है, तो वो तब तक चलती जाएगी जब तक कोई बाहरी बल उसे नहीं रोकता है। मान लिया जैसे ये एक वस्तु है, इस पर मैंने हाथ भी नहीं लगाया और इसको मैंने ऐसे चला दिया, तो ये जब तक किसी बल के द्वारा रोकी नहीं जाएगी तब तक ये नहीं रुकेगी। तो उसी को देखते हुए आप स्पीकर की कोन को जब देखते हैं, जड़त्व के नियम यही बताया गया है कि जब सिग्नल मिला है तो वो आगे की तरफ ऐसे जाएगा कोन, और जब कोन आगे की तरफ जाएगा, जब कोई बल उसे नहीं रोकेगा तो उसको जहाँ तक जाना चाहिए था, जिस सिग्नल तक जाना चाहिए था, उससे आगे भी जा सकता है। और जब सिग्नल नीचे की तरफ डेप्थ में आएगा तो वो नीचे की तरफ जितना उसे जाना चाहिए था उससे ज़्यादा भी जा सकता है। यानी कि जैसे यहाँ तक उसे जाना चाहिए था, ये कोन थी, उसको यहाँ तक जाना चाहिए था और इधर यहाँ तक जाना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, जब उस पर डंपिंग फैक्टर नहीं होगा या कोई बाह्य बल नहीं होगा तो स्पीकर का कोन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए डंपिंग फैक्टर होता है। अब शायद आपको जड़त्व का नियम सही से समझ में ना आया हो, तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक बस में बैठे यात्री, जब कोई यात्री बस में बहुत सारे बैठे होते हैं, बस एक गति से चल रही होती है, अचानक से ड्राइवर बस में ब्रेक लगाते हैं, तब क्या होता है, आप देखते हैं कि सारे यात्री आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं ना। वो क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि वो सापेक्ष गति से बस के साथ यात्रा कर रहे होते हैं, और जैसे ही अचानक से ब्रेक लगती है तो जड़त्व के नियम में यही बताया गया है कि जब कोई वस्तु गति करती है किसी दिशा में तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे कोई बल नहीं रोकता। जैसे ही ब्रेक लगी, शरीर ऐसे झुका, यानी वो गाड़ी की स्पीड से ही आगे की तरफ झुकेगी शरीर। फिर उसको अपने आप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकत, जब ऐसे झुकते हैं ताकत लगा के फिर सीधा हो जाते हैं, यानी हमने बल लगाया तब हम पीछे की तरफ सीधा हुए। तो वही बल जो हम लोग अपने शरीर को बचाने के लिए करते हैं, वही बल एम्पलीफायर लगाता है। जैसे कि एम्पलीफायर ने सिग्नल दिया और स्पीकर का कोन ऊपर की तरफ उठा, अब जितना सिग्नल था उतना वो उठा। अब क्या है, वो ऊपर भागने की कोशिश करता है। जब वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर उसे पकड़ लेगा। भैया, आपको सिग्नल में ही रहना, जितना आपकी लिमिट है लिमिट पे ही रहो, आगे या फिर नीचे ना जाओ। तो यही काम करता है डंपिंग फैक्टर। अगर अभी तक आपको डंपिंग फैक्टर नहीं समझ में आया जो भी मैंने आपको बताया है, तो आप बेफिक्र रहिए, इस उदाहरण से आपको डंपिंग फैक्टर 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप स्पीकर को देखिए। इस स्पीकर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये स्पीकर एक वूफर स्पीकर जो कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये एक मैग्नेट लगा होता है, इसी के अंदर जो है कॉइल लगी होती है, और इसी के ऊपर आपको देखने को मिलता है एक ये स्पाइडर जो कि पीले रंग का है यहाँ पर, और इसी स्पाइडर से जो है इस कोन को जोड़ा गया है जो कि ये पूरी यहाँ फैली हुई है, और इसी के अंदर जो है कॉइल इस कोन से अटैच होती है जो कि वाइब्रेशन पैदा करती है जिससे ध्वनि निकलती है। और इसके सबसे ऊपरी सिरे में एक ये सस्पेंशन रिंग लगी हुई है जो कि स्पीकर को स्प्रिंग की भांति काम करने में मदद कराती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक स्पीकर का जो कोन होता है वो हमेशा 0 की पोजीशन में होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपने हाथ से इस कोन को ऊपर उठाते हैं तो ये उठ जाता है, और जैसे ही छोड़ेंगे ये फिर वहीं पर आ जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम नीचे की तरफ इसे दबाएंगे तो नीचे की तरफ ये दब जाएगा, और जब छोड़ेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा। ऊपर उठाएंगे ऐसे, छोड़ेंगे ऐसे, यानी 0 पर ही आके रुक जाता है। इतना समझने के बाद आपको बहुत ही आसान हो जाएगा डंपिंग फैक्टर को समझना। तो अब मान लीजिए कि हमने एम्पलीफायर से एक सिग्नल दिया जिसमें स्पीकर की कोन ऊपर की तरफ आना है, तो जैसे सिग्नल आया कोन इस तरह से ऊपर आएगी। तो अब क्या होता है, जड़त्व के नियम में यही होता है, जब कोन ऐसे ऊपर आती है, सिग्नल मिला है, तो अगर एम्पलीफायर में कोई डंपिंग फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोन जैसे इतना ऊपर आना था तो ये इतने से ज़्यादा भी ऐसे जा सकती है, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है ना।
जड़त्व के नियम में यही बताया गया है कि अगर किसी बल के कारण कोई वस्तु आगे जाती है तो वो जाती ही रहेगी जब तक उसे कोई रोकेगा नहीं। तो भाई सिग्नल मिला तो ये कोन ऊपर की तरफ आएगी, तो ये इतना ही थोड़ी जाएगी, जैसे इतने आना है इतने ही थोड़ी आएगी, ये आगे चल के इतना भी आ सकती है। अब ये चीज़ मान लीजिए कि स्पीकर का कोन अगर अंदर की तरफ जाना है, सिग्नल नीचे की तरफ का मिला है, तो स्पीकर जैसे इतना नीचे गया, एम्पलीफायर में कोई डंपिंग फैक्टर नहीं है तो वो इतने में नहीं रुकेगा, वो जोर लगा के अंदर भी जा सकता है। यानी जैसे जितना इसे ऊपर उठना था उतना भी नहीं रुकेगा, जितना इसे नीचे जाना था उतना भी नहीं रुकेगा, उससे ऊपर भी जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डंपिंग फैक्टर होता है एम्पलीफायर में, कि जितना सिग्नल मिला है सिर्फ उतना ही कोन उठे, जितना अंदर जाना है उतना ही कोन अंदर जाए। यही काम करता है डंपिंग फैक्टर। चलिए अब जान लेते हैं कि एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर होता है वो स्पीकर की कोन की मूवमेंट को किस प्रकार से नियंत्रित करता है, कि सिग्नल आने पर जितना उसे ऊपर जाना चाहिए उतना ऊपर जाए और जितना नीचे जाना चाहिए उतना ही नीचे जाए, अनावश्यक रूप से ऊपर न जाए ना अनावश्यक रूप से नीचे जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि स्पीकर जो होता है वो खुद एक प्रकार का करंट उत्पन्न करता है, एक प्रकार का वोल्टेज उत्पन्न करता है जब ये ऊपर नीचे होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैग्नेट लगी होती है और यहाँ पर एक कॉपर की कॉइल लगी होती है, और एक कोन जब ऊपर नीचे होता है तो कॉपर की कॉइल जो होती है वो इस मैग्नेट से ध्रुव चेंज करती है, NS ध्रुव की तरफ बार बार स्विच करती है, जिससे क्या होता है स्पीकर भी एक वोल्टेज और करंट पैदा करता है। ये दिखाने के लिए आपको मेरे पास एक LED देखने को मिलेगी, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक स्पीकर किस प्रकार से करंट और वोल्टेज उत्पन्न करता है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे की जानकारी कि किस प्रकार डंपिंग फैक्टर इससे प्रभावित होता है और किस प्रकार स्पीकर की मूवमेंट रुकती है। अब यहाँ पर आप देखिए जो इसके दोनों सिरे हैं प्लस माइनस, इससे एक वायर मैंने जोड़ के रखी है, और यहाँ पर मेरे पास एक LED है। इस पर मैं सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ अपने एक वायर को, और दूसरी तरफ मैं एक वायर को ऐसे कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी कोन को मैं चलाऊँगा, थोड़ा से रन कराऊँगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पर हाथ ऐसे मारता हूँ वैसे ही LED जो है ग्लो करती है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि स्पीकर भी एक प्रकार का करंट पैदा करता है। ये जो करंट या वोल्टेज पैदा होता है इसे हम स्पीकर का EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर आपको जो स्पीकर से आउटपुट मिल रहा है, यानी जो स्पीकर का EMF है, जो इससे वोल्ट और करंट आउटपुट हो रही है, उसी की वजह से एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर स्पीकर के साथ काम करता है। वो कैसे आपको यहाँ पर डिटेल में अभी पता चल जाएगा। देखिए कोई बैटरी हो या फिर कोई भी ऐसी युक्ति हो जो कि वोल्टेज और करंट का आउटपुट करती है, तो उसके प्लस और माइनस सिरों को अगर आपस में हम ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा, बैटरी में बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, धीरे धीरे उसका वोल्टेज जो है एकदम ख़त्म होता जाएगा। तो वैसे ये भी पावर निकलता है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने इसके प्लस माइनस को आपस में शॉर्ट कर दिया तो अब यहाँ पर जो हम वोल्टेज निकाल रहे थे वो उतना आसानी से नहीं निकलेगी। अब ये कोन को अगर हम दबाएंगे तो ये बहुत टाइट चलेगी, सही से काम नहीं करेगी, यानी कि इस कोन पर पूरा नियंत्रण हो गया है, यानी ये कोन जाम हो चुकी है एक हिसाब से। ये छोटा स्पीकर इसलिए दब रहा है, अगर बहुत बड़ा स्पीकर होगा ये चीज़ आप ऐसे शॉर्ट करेंगे तो ये कोन नहीं दबेगी। अब आपने देखा कि ये शॉर्ट करने से ये कोन जो है अच्छे से दब नहीं रही, यानी कि ये कोन जाम हो गई है। अब ठीक ऐसा ही शॉर्ट आपको एम्पलीफायर के आउटपुट में देखने को मिलता है, जहां पर इन स्पीकर की वायर को कनेक्ट किया जाता है, जिसे आप कैटलॉग में दे सकते हैं। कैटलॉग में आपको आउटपुट इंपीडेंस देखने को मिलता है जो कि 0.01, 0.02, 0.05 के ऐसे वैल्यू में आपको देखने को मिलता है। वो एक्चुअल में इतने कम इंपीडेंस के कारण क्या करता है, स्पीकर को एक प्रकार से शॉर्ट ही कर देता है। तो क्या होता है, जब स्पीकर शॉर्ट होगा तो इसकी कोन एकदम टाइट होगी। अब जितना सिग्नल आएगा उतना ही ये जो है स्पीकर ऊपर या फिर नीचे जाएगा, नहीं तो आपका स्पीकर एकदम जाम हो जाएगा। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप एक तरह से और टेस्ट कर सकते हैं। इस स्पीकर को आप अपने एम्पलीफायर में जोड़ देना, AB क्लास एम्पलीफायर हो, और एम्पलीफायर को ऑन कर देना। आप देखना आपका एक कोन एकदम से टाइट हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यानी एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर होता है एकदम इसको पकड़ लेता है। अगर एम्पलीफायर बंद करके आप उसके शॉर्ट को चेक करोगे पीछे उनके बाइंडिंग पोस्ट में मल्टीमीटर लगा के, तो वो वहाँ पर शॉर्ट नहीं बताएगा, क्योंकि एम्पलीफायर जब ऑन होता है तभी उसका डंपिंग फैक्टर एक्टिव हो जाता है, जिससे स्पीकर शॉर्ट में रहता है।
डंपिंग फैक्टर को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और बहुत सारे उदाहरण भी आपको दिखाए, जिससे मुझे विश्वास है कि आपको डंपिंग फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को डंपिंग फैक्टर तो समझ में आ गया है और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी नहीं समझ में आया। तो उनको क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखना है और ध्यान से देखना है, पूरा मन के साथ देखना है, तभी ये समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरे पास कमेंट करिए, मुझसे बताइए कि इसका और डिटेल वीडियो लाओ और अच्छे से समझाओ। तो आपके लिए मेरे लिए कुछ ज़्यादा बात नहीं है, मैं आपको फिर से इसका एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से मैं भी अभ्यास करूँगा आपको कैसे समझाया जाए। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं। आपको मैं आपकी कॉल व्हाट्सएप के द्वारा आपकी मदद करूँगा। एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर को लेकर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो होता है कि क्या किसी एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर ज़्यादा होना ज़रूरी है? किसी एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर कितना बेस्ट होता है? कब डंपिंग फैक्टर काम करता है और कब डंपिंग फैक्टर काम नहीं करता, डंपिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है? तो देखिए, एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर तब आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बेस स्पीकर चला रहे हो। आप मिड स्पीकर, एचएफ ड्राइवर, प्रेशर मिड पर डंपिंग फैक्टर को बिल्कुल ध्यान में ना रखें। अगर आपका डंपिंग फैक्टर कम होगा तब भी आपके मिड स्पीकर, प्रेशर मिड और एचएफ ड्राइवर आराम से चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बेस चलाते हैं, यानी बेस के जो वूफर स्पीकर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें 18 इंच 21 इंच के स्पीकर आते हैं, उनमें क्या होता है, स्पीकर की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर डंपिंग फैक्टर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और डंपिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, उतना ही आपको टाइट बेस देखने को मिलेगा। इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाते हैं, तब आपको ये चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। चलिए, यहाँ पर आप देखिए, मेरे पास एक वूफर स्पीकर है जो कि एम्पलीफायर से कनेक्ट है और दूसरी तरफ मेरे फ़ोन में एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर ओपन है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही 1 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी प्ले करूंगा तो आप स्पीकर की मूवमेंट को देखना। जब यहाँ पर मैं बेस यानी लो वाली फ्रिक्वेंसी प्ले करूंगा तब कोन की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, काफ़ी ज़्यादा उछल कूद रहेगी, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी स्पीकर की कोन की मूवमेंट एकदम कम हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं पहले प्ले करता हूँ 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। अभी स्पीकर पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि जो हम मनुष्य होते हैं, हमारा कान जो है 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को आसानी से सुन पाता है, उससे नीचे या फिर उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को वो सुन नहीं पाता। और कुछ एम्पलीफायर भी होते हैं जो कि इतनी छोटी फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी ही निकाल पाते हैं। तो चलिए फ्रिक्वेंसी को थोड़ा से बढ़ाते हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को मैंने बढ़ाया तो आप देख रहे हैं कोन की मूवमेंट थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई। यहाँ पर मैंने फ्रिक्वेंसी कर दिया करीब 8, ये 8 हर्ट्ज की हुई है, यानी 1 सेकंड में 8 बार स्पीकर ऊपर नीचे होगा। तो आप देखिए कोन की मूवमेंट कितना ज़्यादा है, ऊपर नीचे कोन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, थोड़ा से वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा कोन इसका हिल रहा है। फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाते हैं। अगर इस पर मैं कुछ टुकड़े डालूँ, देखिए फ्रिक्वेंसी बढ़ाया, देखिए कितना तेज़ी से कोन हिल रहा है। अब फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, इसमें 15 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी प्ले की गई है, और बढ़ाते हैं। अब ये 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। आप देखिए ये 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर ऐसे कर रहा है। अब इसको आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उछल कूद हो रही है अपनी कोन की मूवमेंट पर। अब हम चलते हैं थोड़ा से और आगे। अब ये वाइब्रेशन में फुल है। अभी आपने यहाँ तक देखा, मैंने जैसे ही 1 हर्ट्ज से लगाकर 120 हर्ट्ज यानी 127 हर्ट्ज के आसपास की फ्रिक्वेंसी प्ले की, इसके बीच में बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा कोन की मूवमेंट देखने को मिल रही थी।
तो अधिकतर जो वूफर होते हैं, जो सब वूफर होते हैं, उनको इसी फ्रिक्वेंसी रेंज में चलाया जाता है। इसीलिए आपको पता है कि बेस स्पीकर में डंपिंग फैक्टर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि कोन की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा डंपिंग फैक्टर उसकी पकड़ अच्छी बनाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप समझ लीजिए एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर बेस के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट रहेगा। अब आगे आपको प्ले करके दिखाते हैं फिर से। अब यहाँ पर हम चलते हैं मिड रेंज की तरफ। यहाँ से हम बढ़ा के ले चलते हैं लगभग 1000 हर्ट्ज। यहाँ से लगभग मिड स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होती है मिड की, तो मैं लगभग यहाँ पर 1000 के आसपास की वैल्यू यहाँ पर देता हूँ फ्रिक्वेंसी की, और फिर प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये मैं टुकड़े डाल रहा हूँ कागज़ के। अब देखिए बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। अभी उखड़ के बाहर चले गए थे ये सब जब बेस प्ले हो रहा था। अब देखिए बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि जब बेस प्ले होता है तब जाके स्पीकर का मूवमेंट ज़्यादा होता है, जिससे आपको क्या करना है, जब आप बेस स्पीकर लगाएं तब आपको डंपिंग फैक्टर ज़्यादा लेना है एम्पलीफायर में। जब आप मिड या फिर हाई स्पीकर चलाएं, प्रेशर मिड वगैरह चलाने के लिए, तब आपका नॉर्मल डंपिंग फैक्टर भी काम कर जाएगा। चलिए, कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए फिर से आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पर। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, लोग ये पूछते हैं कम से कम कितना डंपिंग फैक्टर बेस्ट रहेगा जिसमें हम बेस भी चला सकें, मिड भी चला सकें और हाई भी चला सकें। तो एकदम सीधी सी बात है, आप जो है आहूजा का जो एम्पलीफायर देखते हैं जो कि DXA सीरीज है, SPA सीरीज है, उनमें आपको 300 या फिर 400 का डंपिंग फैक्टर देखने को मिलता है, जो कि 8 ओम यानी 8 ओम पर आपको 300 या फिर 400 डंपिंग फैक्टर देखने को मिलता है। वो एकदम नॉर्मल होता है। इन पर आप बेस भी चला सकते हैं और ट्रिबल भी चला सकते हैं और अपना मिड भी चला सकते हैं। तो ये बेस्ट रहेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी कितना कम ज़्यादा आपको डंपिंग फैक्टर चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि लगभग 300 या 400 डंपिंग फैक्टर अगर आपके पास एम्पलीफायर है इस समय के हिसाब से, तो आप इस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड ले पाएंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि डंपिंग फैक्टर यहाँ पर आपको 400 का है 8 ओम। यहाँ पर ये किस लिए दिया होता है? ये इसलिए दिया होता है कि अगर आप एम्पलीफायर पर 8 ओम का लोड दे रहे हैं, यानी 8 ओम का लोड दे रहे हैं एक चैनल पर, तो वो एम्पलीफायर 400 के डंपिंग फैक्टर पर चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग 4 ओम पर एम्पलीफायर को रन करते हैं, यानी 2 स्पीकर लगाते हैं। जैसे कि एक ये हमारे पास बेस है जिस पर 2 स्पीकर लगे हुए हैं, ये भी 8 ओम का है और ये भी 8 ओम का है। अब इनको आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो 4 ओम की वैल्यू बची। अब क्या होगा, जब आप इसे 4 ओम पर चलाएंगे तो क्या वो 400 के डंपिंग फैक्टर में एम्पलीफायर काम करेगा? वो ऐसा नहीं करेगा। उसका डंपिंग फैक्टर कम हो करके इससे आधा हो जाएगा। अब वो एम्पलीफायर कम हो करके 200 का डंपिंग फैक्टर के हिसाब से जो है आपको रिस्पॉन्स देगा। इसीलिए आपको अगर बेस चलाना है तो ध्यान रखना है कि आपको बड़ा एम्पलीफायर, बड़ा डंपिंग फैक्टर का एम्पलीफायर यूज़ करना है। अदरवाइज आप नॉर्मल डंपिंग फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न छूट रहा था जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है या फिर आपने कोई एम्पलीफायर खरीदने की सोचा है, उस पर जो डंपिंग फैक्टर लिखा हुआ है क्या वास्तव में वो उतना है जितना कंपनी ने लिख के दिया है? इसकी हम पुष्टि कैसे करें कि हाँ ये एम्पलीफायर सही में इतने डंपिंग फैक्टर पर आ रहा है? आजकल हो क्या रहा है, बहुत सारी कंपनियां बढ़ा चढ़ा के अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा डंपिंग फैक्टर दे रही हैं लिख के कि हमारा एम्पलीफायर इतने ज़्यादा डंपिंग फैक्टर का है, ताकि लोग हाई फाई बेस ले सकें उस डंपिंग फैक्टर से। तो कैसे हम लोग पुष्टि करेंगे? ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला देखना है। ये देखिए, ये जहाँ पर लिखा है डंपिंग फैक्टर बराबर लोड इम्पिडेंस अपान सोर्स इम्पिडेंस। ये क्या होता है? लोड इम्पिडेंस तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो स्पीकर लगाए जाएंगे वो कितने स्पीकर लगाए जाएंगे
वो आपका बनेगा लोड इम्पीडेंस। और यहाँ पर सोर्स इम्पीडेंस से मतलब हुआ जो एम्पलीफायर के आउटपुट का इम्पीडेंस होगा। एम्पलीफायर के आउटपुट का इम्पीडेंस जितना कम होगा उतना अच्छा आपको जो है डंपिंग फैक्टर मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो आपको स्पीकर के पीछे देख के मिल जाएगा, मल्टीमीटर से आप टेस्ट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको जल्दी से नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, तो सोर्स इंपेडेंस को जानने के लिए आपको जिस कंपनी का आपका एम्पलीफायर है उन्हीं के कस्टमर केयर में आपको कॉल करना है और वहाँ से आपको पूछना है कि आपके एम्पलीफायर के इस मॉडल का जो आउटपुट इंपेडेंस है वो कितना है। वो आपको जितना इंपेडेंस बता देंगे उतना आपको जो है यहाँ पर इसी से कैलकुलेट कर लेना है। आपका एक्चुअल में वास्तविक डंपिंग फैक्टर जो है पता चल जाएगा कि कितना हमारा डंपिंग फैक्टर है इस एम्पलीफायर का। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुसीबत इस बात की, क्या वो सही बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं वो तो उन्हीं पर डिपेंड करेगा। आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी हम ये भी पता लगा लेंगे कि कैसे पता करें कि हमारे एम्पलीफायर का सोर्स इम्पीडेंस यानी आउटपुट इम्पीडेंस है वो कितना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे कि यहाँ पर डंपिंग फैक्टर को हम मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोड इम्पीडेंस मान लिया हमने सिर्फ एक स्पीकर लगाया बेस का, तो 8 ओम का यहाँ पर आपको लोड टू इम्पीडेंस मिल गया। अब यहाँ पर सोर्स इम्पीडेंस देख लेते हैं, जैसे एम्पलीफायर में दिखाया गया है सोर्स इम्पीडेंस है 0.01 यानी एकदम कम वैल्यू। तो अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर कितना है। बस आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर देना है। जब हम इसको इधर कट करेंगे तो ये आपको बराबर में 800 की वैल्यू दे देगा, यानी कि ये आपका लगभग इतना आ जाएगा। यानी अगर आउटपुट इम्पीडेंस आपका इतना है 0.01 और अगर आप उस पर एक स्पीकर चलाएंगे तो आपका जो है 800 का डंपिंग फैक्टर बन के आएगा। वैसे यहाँ पर मैंने आपको जो भी जानकारी दिया है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, किसी इंजीनियर के लिए नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो आप लोग जो है अपना राय दें कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी राय का, आपकी कमेंट का सम्मान करूंगा। और ये जानकारी भी मुझे बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्स से जुटानी पड़ती है और मैं खुद इस पर काफ़ी ज़्यादा इस समय रिसर्च करता हूँ। तो जो लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका स्वागत है। और साथ ही जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे वो लोग जो है अपने बारे में बताएं कि हाँ आपको कोई नई जानकारी मिली या फिर ऐसे ही आपको वीडियो लगा। अगर वीडियो आपके काम कर रहा हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए ताकि ये सही जानकारी सभी तक पहुंच पाए। और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं इनके रिसर्च में, और कई दिन एडिटिंग में लग जाते हैं। शूटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ताकि आपको कितना आसान तरीके से समझाया जा सके। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत से थोड़ा भी तरस आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ता है ऐसे और भी वीडियो बनाने का। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए आपको और किस टॉपिक में चाहिए। आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मैं लेके आऊँगा, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे जितना रिसर्च लग जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।